स्वागत है दोस्तों आप सबका एक नए एपिसोड में। और पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से रियो जो था वो उस गांव की जान बन गया था। खाना पीना सब कुछ बना रहा था। बच्चों का भी चहीता बन गया था। जब उसने करी बनाई तो ड्रैगन से भी रुका नहीं गया, वो भी आ गया और उसने भी करी चखी और उसके बाद वो पूरा फ्लैट हो गई, यानी कि फीमेल ड्रैगन है। तो उसके बाद वो अपने किड रूप में आ गई और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमारे एमसी के साथ राजी होगी कि मैं कॉन्ट्रैक्ट बनाऊंगी और तुम मुझे करी पेश किया करोगे जब तक मेरा पेट ना फट जाए। तो अब देखते हैं यहाँ क्या हमारा एमसी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा या नहीं। उसे तो समझ नहीं आता कि ये आखिर है क्या चीज। लेकिन सारा और मेयर के एक्सप्रेशन अचानक सीरियस हो जाते हैं। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल होता है कि राय ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रियो के साथ क्यों करना चाहती है। राय भी थोड़ा हैरान है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। तब सारा एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि तुम्हें वो कहानी याद है जो मैंने बच्चों को सुनाई थी, जिसमें हीरो और ड्रैगन मिलकर डीमन किंग को हराते हैं। रियो सिर हिलाता है। सारा आगे कहती है कि उस कहानी में हीरो और ड्रैगन के बीच में जो रिश्ता था वो ट्रस्ट, फ्रेंडशिप और बॉन्ड था। उसी को कहते हैं ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एक ड्रैगन के साथ ऑफिशियली फ्रेंडशिप बॉन्ड। और फिर वो सबसे बड़ी बात बताती है, इतिहास में अभी तक सिर्फ एक ही इंसान ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो है लेजेंडरी हीरो। अब सोचो इसका मतलब क्या है। क्या रियो सच में एक लेजेंडरी हीरो लेवल तक पहुंच रहा है? लेकिन रियो का शौक कुछ और ही है। वो हीरो सच में एग्जिस्ट करता था। उसे तो हमेशा लगता था कि ये सिर्फ एक फेरी टेल है। वो राय की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम सच में मेरे साथ ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो, सिर्फ करी खाने के लिए? राय बिना एक सेकंड रुके हाँ कह देती है। अब रियो पूरी तरह से ओवरबाल्म है। किसने सोचा था कि बस अपने होम टाउन का खाना बनाकर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लेगा जो अब तक सिर्फ लेजेंडरी हीरो ने किया था। राय फिर कैजुअली कहती है कि इंसानों की लेजेंड्स या हीरो स्टोरीज की चिंता मत करो। मेरे लिए ये एग्रीमेंट बस इसलिए है क्योंकि मुझे तुम्हारी करी खानी है। और होनेस्टली बताऊं कि ये रियो के लिए किसी प्राइड से कम नहीं है। रियो खुद भी ये बात उठाता है कि राय तुमने गांव में बारिश रोक दी, उसके लिए मैं सच में थैंकफुल हूँ। राय हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है कि मैं बाद में एक एपोलॉजी गिफ्ट भी लाऊंगी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए। अब सब क्लियर है। रियो खुशी खुशी ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्री कर जाता है और राय वो तो ऑलरेडी खुश है क्योंकि अब उसे अनलिमिटेड करी एक्सेस मिलने वाला है। राय कहती है कि अपना राइट हैंड आगे बढ़ाओ। रियो हाथ आगे करता है और राय उसका हाथ पकड़ती है और चैंटिंग शुरू करती है। अचानक उनके जुड़े हुए हाथ ग्लो करने लगते हैं। कुछ ही सेकंड में ड्रैगन कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता है। राय समझाती है कि अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े बस दिल से मुझे पुकारना। फिर एक और लाइट फ्लैश और इस बार रियो के हाथ पर एक टैटू ऊपर आता है। ये सिर्फ एक निशान नहीं, ये प्रूफ है कि अब रियो और राय ऑफिशियली कनेक्टेड है। राय भी हंसकर कहते हैं कि और जब मुझे करी खाने का मन होगा मैं तुम्हें दिल में कॉल करूंगी। रियो तुरंत बोलता है कि ठीक है, लेकिन एक कंडीशन, सोते वक्त मत बुलाना। अब राय कहती है कि मैं अभी अपने नेस्ट वापस जा रही हूँ और बाद में एपोलॉजी गिफ्ट जो हो गई उसे लेकर वापस आऊंगी। मेयर भी उसे थैंक्स करता है। राय फिर से अपने ड्रैगन फॉर्म में बदलती है और आसमान में उड़ जाती है, लेकिन जाते जाते एक बात जरूर कहती है कि मैं कल फिर आऊंगी। उसके जाते ही मेयर गहरी सांस लेता है। फाइनली सब पीसफुली खत्म हुआ। मेरी जिंदगी में मैं कभी इतना नर्वस नहीं हुआ था। रियो भी अंदर ही अंदर यही सोच रहा होता है कि लेकिन अब सबसे बड़ी राहत कोई फ्लड नहीं आएगा। और उससे भी बड़ी बात, उन्होंने एक ड्रैगन रिलेशनशिप बना ली है। मेयर रियो को थैंक्स करता है और कहता है कि अगर तुम यहाँ नहीं आते तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था। रियो हमेशा की तरह हम्बल तरीके से कहता है कि मैंने सब वही किया जो मैं कर सकता था। उधर राय आसमान में उड़ते हुए सोच रही होती है कि ये टेस्ट कुछ नोस्टैल्जिक सा लग रहा है। अब अगला दिन आता है और हमें एक कैरिज तेजी से गांव की तरफ आती हुई दिखती है। इसमें लैन पूरी तरह से उतर कर पूछता है कि सब ठीक है ना, गांव सेफ है? डेमियन सीधा सवाल करता है कि ड्रैगन यहीं आया था क्या, वो बस गुजर गया? रियो जवाब देता है कि नहीं, वो यहाँ आया था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे बोल पड़ते यूथ ही सस्पिशियस हो जाती है। अगर ड्रैगन आया था तो यहाँ सब ठीक कैसे है? ईमेल भी पूछती है कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब रियो खुद भी सोचता है कि वो आखिर शुरू तो करे कहाँ से, लेकिन सब उसकी तरफ देख रहे होते हैं तो वे डिसाइड करता है कि सब कुछ बताना पड़ेगा। और फिर वो कल की पूरी कहानी डिटेल में बता देता है। कहानी खत्म होते ही पूरा एडवेंचर टीम शॉक प्लस डिसबिलीव मोड में होता है। डेमियन बस इतना कह पाता है कि रियो तुम सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो,
तभी ईमेल अचानक अलर्ट हो जाती है, उसके कान खड़े हो जाते हैं। ड्रैगन ड्रैगन वापस आ रहा है और सीधा हमारी तरफ आ रहा है। ये सुनते ही सब बाहर की तरफ दौड़ते हैं और उसी वक्त ड्रैगन उतरता है। लन जो होता है वो पूरी सावधानी से उसे देख रहा होता है। रियो जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी राय को याद आता है कि अरे ये तो वही एडवेंचर्स हैं। वो तुरंत अपने लिटिल गर्ल फॉर्म में आ जाती है और कहती है कि उस दिन जो हुआ उसके लिए सॉरी, और सिर्फ सॉरी ही नहीं, वो साथ में गिफ्ट्स भी लाई है। लीन का रिएक्शन प्योर शॉक में होता है। राय सारे गिफ्ट्स उनके सामने गिरा देती है और जो पसंद हो वो ले लो। वहाँ एक ट्रेजर चेस्ट, एक स्वॉर्ड और एक क्राउन है और कई तरह के रेयर आइटम्स का ढेर लगा होता है। असल में ये उसका पर्सनल कलेक्शन है जिस पर उसे काफी गर्व है। उधर रियो झुककर आइटम्स देखने लगता है, क्या इनमें से कुछ बेचकर अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। और दूसरी तरफ लन और डेनियल अभी भी स्टक है उस ट्रांसफॉर्मेशन में। उनके सामने खड़ी ये छोटी लड़की है, जितनी वो देखने में क्यूट और छोटी सी लग रही है उतनी ही डेंजरस है। अब फोकस फिर से राय पर आता है। वो अपने ट्रेजर्स के ढेर में से कुछ ढूंढने लगती है, काफी एक्साइटेड है क्योंकि उसे कुछ स्पेशल दिखाना है। और फिर वो एक कटाना निकालती है। जैसे ही रियो उसे देखता है उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। राय गर्व से कहती है कि ये वही स्वॉर्ड है जो उस लेजेंडरी हीरो ने इस्तेमाल की थी। रियो तलवार को हाथ में लेता है और इंस्टेंटली पहचान जाता है कि ये एक जापानीज स्वॉर्ड है। वो कुछ और सोच पाता उससे पहले मेयर अंदर आता है। वो शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या ये सच में हीरो की तलवार है। राय बिना हेजिटेशन के कहती है कि हाँ बिल्कुल असली है, मुझे खुद मिली थी और हॉनेस्टली मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर कोई इसे यूज़ करे, ना कि ये बस मेरे पास पड़ी रहे। रियो चुप हो जाता है। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होता है कि ये सब बस को एक्सीडेंट है या कुछ और। तभी मेयर उसके पास आकर धीरे से कहता है कि इतनी वैल्यूएबल चीज हम इसे पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते। रियो तुरंत राय की तरफ मुड़ता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो पैसों में बदला जा सके। राय इंस्टेंटली रिएक्ट करती है। वो कहती है कि ओह तुम्हें पैसे चाहिए, और अगले ही पल वो एक पत्थर जितना बड़ा डायमंड निकालती है। वो इतना चमक रहा होता है कि लिटरली भाई सब अंधे ही हो जाते हैं। सारा तुरंत आगे आती है और कहती है कि मैं इसे इंस्पेक्ट करना चाहती हूँ। उसके एक्सपर्ट नज़र से साफ हो जाता है कि ये असली है। एक इतना बड़ा रॉ डायमंड कम से कम 100 ऑफ मिलियंस कोरोना की वैल्यू का। ये सुनते ही राय खुश हो जाती है और वो कहती है कि तो जितना चाहिए ले लो यार। मेयर जस्टिन रिस्पेक्टफुली कहता है कि थैंक यू इतना कीमती ट्रेजर देने के लिए। राय मुस्कुराती है, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया, वैसे भी मैंने पहले काफ़ी परेशानी क्रिएट कर दी थी। उधर सब लोग आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि तभी राय रियो की तरफ मुड़ती है। वो कहती है कि क्या हम थोड़ी देर अकेले बात कर सकते हैं। दोनों बाहर जाते हैं, हल्की हवा चल रही होती है, सीन थोड़ा काम है। रियो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था। राय क्या? रियो पूछता है कि वो हीरो जिसने ये तलवार इस्तेमाल की थी वो कैसा इंसान था। राय को पहले से अंदाजा था कि रियो यही पूछेगा, लेकिन जवाब देने से पहले वो खुद एक सवाल पूछती है, जो करी तुमने बनाई क्या वो तुमने खुद इन्वेंट की है? रियो सिर हिलाता है, नहीं ये मेरे होमलैंड की डिश है। होमलैंड? राय थोड़ा क्यूरियस हो जाती है। वो कहती है कि मैं बहुत लंबे समय से जी रही हूँ, इस दुनिया की लगभग हर चीज़ मैं जानती हूँ, लेकिन मैंने कभी करी के बारे में सुना ही नहीं। रियो से एक्सप्लेन करने ही वाला होता है कि तभी राय उसे रोक देती है और हल्का सा मुस्कुराती है कि रिलैक्स, मैं मजाक कर रही थी। फिर उसका टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है। वो कहती है कि असल में मैं करी के बारे में जानती हूँ। और फिर सीधा सवाल, रियो तुम किसी दूसरे वर्ड से आए हो ना? ये सुनते ही रियो एकदम से फ्रीज हो जाता है। वो नजरें घुमाकर कैजुअली बोलने की कोशिश करता है कि तुम क्या बोल रही हो, दूसरी दुनिया की जगह वगैरह, लेकिन अंदर से वो क्लियरली नर्वस है। उधर राय सोच रही होती है कि इसकी एबिलिटीज और इसकी नॉलेज ये नॉर्मल नहीं है, शायद ये सच में किसी और दुनिया से है, शायद एक हीरो। रियो की झिझक देखकर राय उसे रिश्योर करती है कि रिलैक्स, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं और कुछ भी वियर्ड नहीं करूंगी। अब रियो समझ जाता है कि छुपाने का कोई फायदा नहीं है। वो धीरे से मान लेता है कि हाँ मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। राय की क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है, वो जगह कैसी है? रियो जवाब देता है कि उसका नाम है जापान, एक प्लेनेट पर जिसका नाम है अर्थ। वो और एक्सप्लेन करना चाहता है लेकिन फिर रुक जाता है, शायद ये सब उसके लिए समझना मुश्किल होगा। वो और भी एक्सप्लेन करना चाहता है लेकिन उसे लगता है कि शायद राय ये सब पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएगी। राय के लिए ये बात ज्यादा मैटर नहीं करती क्योंकि अब उसे पूरी तरह कंफर्म हो गया था कि रियो और वो हीरो दोनों ही एक ही दुनिया से आए थे। वो बताती है कि कई साल पहले उस हीरो ने खुद उससे कहा था कि वो एक दूसरी दुनिया से आया है, एक ऐसा देश जिसका नाम जापान है। ये सुनकर रियो पूरी तरह से शॉक रह जाता है। राय आगे बता रही होती है कि उस हीरो का नाम स्काई था, लेकिन उसका असली नाम सोरा था। उसे याद है कि उसके पास बहुत रेयर और अजीब नॉलेज था और उन्हीं में से एक थी करी जैसी डिश।
लेकिन वो साफ साफ ये भी कहती है कि रियो की करी का कोई मुकाबला नहीं है। रियो थोड़ा कैजुअली बोलता है कि शायद उस टाइम की करी का टेस्ट अलग रहा होगा क्योंकि उसे वो खुद बनाते थे। ये सुनकर राय हल्का सा फ्राउन करती है। वो कहती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे तुमने अपनी करी खुद नहीं बनाई। रियो जवाब देने ही वाला था कि तुरंत अगला वो सवाल पूछ देती है। वो पूछती है कि क्या ये भी तुम्हारी स्किल का हिस्सा है। अब रियो पूरी तरह से पकड़ा जाता है। वो बस हंस सकता है क्योंकि साफ है कि राय से कुछ भी छुपाना पॉसिबल ही नहीं है। अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो रियो डिसाइड करता है कि अब वो कुछ नहीं छुपाएगा और वो सब सच बता देगा। उसकी बातें सुनकर खुद राय भी इम्प्रेस हो जाती है। ऐसा स्किल जो बिना कुछ के खाना क्रिएट कर सकता है, ये इस दुनिया के रूल्स को पूरी तरह से तोड़ देता है। और अब उसे ये भी समझ आ जाता है कि रियो की कुकिंग इतनी नेक्स्ट लेवल की क्यों है। अब ईमानदारी से कहें तो उसे उम्मीद नहीं थी कि वो दोबारा कभी ऐसी स्किल देखेगी। अब जब दोबारा का जिक्र होता है तो रियो तुरंत इस बात को पकड़ लेता है और वो पूछता है कि तुमने दोबारा कहा। राई कंफर्म करती है कि हाँ, स्काई के पास भी ऐसी ही स्किल थी, लेकिन रियो की जो स्किल है वो उसका स्किल से काफी डेंजरस था। उसके हिसाब से जैसे ही स्काई अपनी स्वॉर्ड निकालता था उसे कोई हरा नहीं सकता था। रियो तुरंत समझ जाता है कि वो क्लासिक इनविंसिबल चीट पावर थी। राय थोड़ा उदास होकर कहती है कि जब स्काई सिर्फ बच्चों की कहानियों में रह गया, लोगों को अंदाजा भी नहीं है कि वो असल में कितना इंटरेस्टिंग इंसान था। फिर वो याद करती है कि जब उसने पहली बार करी टेस्ट की थी, उसकी आंखें लिटरली चमक रही थी। जब वो उस टेस्ट के बारे में बता रही थी तब स्काई ने उससे कहा था कि असली करी उससे भी कहीं ज़्यादा टेस्टी होती है जो वो अभी बना रहा है। और ये सुनकर राय के मन में तभी से एक इच्छा रह गई थी कि वो एक ना एक दिन रियल जो कड़ी होती है उसका टेस्ट जरूर करेगी। अब इस पर स्काई ने उससे कहा था कि अगर उसे कभी वापस अपने वर्ल्ड जाने का तरीका मिल गया तो वो खुद अपने हाथों से उसके लिए करी बनाएगा। अब दोनों साथ बैठकर बातें करते हैं। दोस्तों, स्टोरी से हट के एक क्वेश्चन पूछना था आपसे। क्वेश्चन ये है कि अगर आपको भी ट्रांसमाइग्रेट करते हैं दूसरे वर्ल्ड में, या फिर आप रिवोर्न होते हो, कुछ भी कह लो, दूसरी दुनिया में जाते हो, तो आप कौन सा स्किल चाहते हो? प्लीज कमेंट में जरूर बताना। और क्या आप उस दुनिया से वापस अर्थ में लौटना चाहोगे? कमेंट में जरूर बताना। और राय हमेशा उसके होमलैंड के बारे में और सुनना चाहती थी। स्काई हंसते हुए कहता था कि अगर वो शुरू हुआ तो आज फिर देर रात तक बातें चलेंगी। अब राय थोड़ा उदास होकर कहती है कि अब इस दुनिया में शायद ही कोई बचा है जिसे स्काई की कहानियां याद हो, और यही बात उसे सबसे ज्यादा दर्द देती हैं। यही वजह है कि उसने रियो के साथ डील की, क्योंकि वो जानती थी कि रियो भी उसी दूसरी दुनिया से आया होगा। उसे लगा कि अगर वो स्काई की ही दुनिया से आया है तो शायद वो भी कुछ इंटरेस्टिंग कर पाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, राय मानती है कि जब से स्काई गायब हुआ है तब से वो अंदर से खाली फील कर रही थी। ये सुनकर रियो एक सीधा सवाल पूछता है, क्या स्काई कभी वापस अपने ओरिजिनल वर्ल्ड जा पाया था? राय धीमी आवाज में जवाब देती है कि स्काई इसी दुनिया में मर गया, उसे कभी वापस जाने का तरीका भी नहीं मिला। ये सुनकर रियो का चेहरा काफी गंभीर हो जाता है। राय उसे समझाती है कि स्काई ने इस दुनिया में खुशी से अपनी जिंदगी जी थी। अगर रियो चाहे तो वो भी ऐसा कर सकता है, और वैसे भी ये पक्का नहीं है कि वापस जाने का कोई तरीका है ही नहीं। हो सकता है कि स्काई उसे ढूंढ ना पाया हो, लेकिन राय को यकीन है कि कोई वजह जरूर है कि दोनों इस दुनिया में आए। रियो अपनी नजर विलेज की तरफ घुमाता है जहां अब सब कुछ फिर से नॉर्मल और बढ़िया हो गया है। राय कहती है कि ये सब रियो की स्किल और नॉलेज की वजह से पॉसिबल हुआ है। अब उसी समय सारा, मेयर, जस्टिन और लूना एक बड़ा सा बर्तन उठाकर जाते हुए दिखाई देते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कान साफ दिख रही होती है। उनकी ये मुस्कान देखकर रियो के मन में एक बात आती है। शायद उसका असली काम यहाँ नॉलेज फैलाना है। वो स्काई की तरह लड़ तो नहीं सकता, लेकिन वो अपनी ताकत से लोगों को खुश जरूर कर सकता है। अब सीधी बात, वो इस दुनिया में कल्चर फैलाना चाहता है। राय मानती है कि ये वो चीज़ है जो हीरो स्काई नहीं कर पाया था, और अब रियो वही करना चाहता है जो हीरो नहीं कर सका था। राय कहती है कि अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद करेगी, लेकिन बदले में उसे करी चाहिए।
रियो बस लंबी सांस लेता है क्योंकि साफ है राय कभी भी करी का पीछे छोड़ने वाली नहीं है। अब मायाई विलेज अब सबकी मिलकर की गई मेहनत से फिर से फल फूल रहा है और अब दिन का सबसे खतरनाक मोमेंट आ गया है, यानी कि खाने का टाइम। विलेजर्स जल्दी जल्दी सिटी हॉल की तरफ आ जाते हैं। यहाँ रियो और सारा आज का खाना डिस्ट्रीब्यूट करने में बिजी हैं। कुछ बच्चे तो ऑलरेडी अपनी दूसरी बॉल खत्म कर चुके हैं, फिर से रिफिलिंग मांग रहे हैं। और वहीं राय भी पीछे नहीं है, वो भी एक और प्लेट करी की डिमांड कर रही है। सबको सर्व करने के बाद लंच खत्म होता है। मेयर जस्टिन रियो को फिर से आज की मेहनत के लिए थैंक्स करता है, लेकिन हमेशा की तरह रियो कैजुअली कहता है कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेयर उसे रिकंस्ट्रक्शन का अपडेट देता है। हाल ही में काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसा लगता है कि सब लोग और भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं क्योंकि रियो का बनाया हुआ खाना इतना टेस्टी है कि सबका जो मोटिवेशन है वो बढ़ गया है। इतना ही नहीं, राय ने जो डायमंड डील अरेंज की थी वो भी अब फाइनलाइज होने वाली है। उसकी वजह से विलेज को रिकंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी फंड्स मिल गए हैं और अब विलेज लगभग पहले जैसा वापस बन चुका है। अब ये सुनकर सारा खुश हो जाती है और मेयर जस्टिन की तारीफ करती है कि उसने सब कुछ कितनी अच्छे से संभाला। लेकिन मेयर तुरंत क्रेडिट राय को भी देता है, उसके ट्रेजर्स के बिना ये पॉसिबल नहीं था। राय ये सुनकर थोड़ा प्राउड फील करती है और हल्का सा एटीट्यूड दिखाती है कि उसके गिफ्ट काम आए। असल में मेयर जस्टिन के पास राय के लिए एक और रिक्वेस्ट है। राय अभी भी अच्छे मूड में है तो वो कैजुअली बोलती है कि बोलो क्या चाहिए। मेयर बताता है कि विलेज की रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने की खुशी में वो एक सेरेमनी करना चाहते हैं और उस सेरेमनी में राय खुद हीरो की स्वॉर्ड प्रेजेंट करे। उसका मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो वो स्वॉर्ड विलेज का सीक्रेट ट्रेजर बन जाएगा। आखिर उसे खुद राय देगी जो कभी हीरो के साथ रही है। राय को ये आइडिया पसंद आता है। वो कहती है कि ओहो ये तो सही है। वो तुरंत मान जाती है और प्रॉमिस करती है कि वो ये करेगी, जरूर करेगी। अब ये सुनकर जस्टिन का चेहरा खुशी से चमक उठता है, लेकिन रियो के दिमाग में थोड़ा अलग ही सीन चल रहा होता है क्योंकि उसे पता है कि सेरेमनी में जस्टिन को राय के सामने झुकना पड़ेगा और शायद बहुत ज़्यादा झुकना पड़ेगा। रियो के दिमाग में एक अजीब सा डाउट आता है, क्या ये सच में देखने में प्रेस्टीजियस लगेगा? लेकिन ये छोटी बात छोड़कर राय पूरी एक्साइटेड हो जाती है और पूछती है कि सेरेमनी कब होने वाली है। जस्टिन कहता है कि अच्छा हुआ उसने यह बात उठाई क्योंकि उसे एक और चीज़ पर उनसे सलाह लेनी है। राय तुरंत पूछती है कि क्या विलेज में कुछ कमी है। मेयर समझाता है कि वो सेरेमनी के साथ साथ एक इवेंट भी करना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो विलेजर्स को सच में खुशी दे। अब राय की वजह से विलेज वापस नॉर्मल हो गया है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग अंदर से अनईजी फील कर रहे हैं। इसी वजह से वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्या करें जिससे सबका मन हल्का हो जाए। कोइंसिडेंटली हर साल इसी टाइम पर विलेज में एक फेस्टिवल होता है। इस साल वो उसे एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बनाना चाहते हैं ताकि सबका मूड ठीक हो सके और सब खुश हो जाएं। लेकिन क्योंकि ये साल का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या करना बेस्ट रहेगा। अब ये सुनकर राय को थोड़ा गिल्ट फील होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये सब ट्रबल उसी की वजह से हुआ है। मेयर तुरंत साफ करता है कि वो उसे ब्लेम नहीं कर रहे हैं, बस ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद उसके पास कोई अच्छा आइडिया हो। राय थोड़ा देर सोचती है और फिर बोलती है कि एक आइडिया तो है, करी पार्टी करते हैं। अगर सब लोग ढेर सारी करी खाएंगे तो सब एनर्जेटिक हो जाएंगे। ये सुनकर राय ऑलमोस्ट उल्टी करने वाला एक्सप्रेशन दे देता है। वो सीधा बोल देता है कि सच बोलो, तुम बस खुद करी खाना चाहती हो, है ना? राय तुरंत ऑफेंड हो जाती है। वो कहती है कि मैं सीरियसली बोल रही हूँ यार। दोनों के बीच में आर्गुमेंट बढ़ने ही वाला होता है कि बीच में जस्टिन आकर उन्हें शांत करता है। वो होनेस्टली बात करता है और रियो का पॉइंट सही, वो कहता है कि रियो का पॉइंट जो है वो बिल्कुल सही है। बेकार में टेंशन लेने से बेहतर है कि कुछ प्रैक्टिकल सोचना चाहिए। विलेज के हेड होने के नाते उसे विलेजर्स के एशियस चेहरे देखकर बुरा लगता है, लेकिन वो भी ये मानता है कि वो खुद ऐसे फन इवेंट सोचने में अच्छा नहीं है। तो बेसिकली वो लोग फिर से वहीं आ गए घूम फिर के, यानी कि उनके पास कोई आइडिया नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट पर रियो फेस्टिवल के बारे में सोचता है और जस्टिन से पूछता है कि क्या यहाँ के फेस्टिवल में आमतौर पर वैसे होता क्या है। जस्टिन बताता है कि आमतौर पर म्यूजिक परफॉर्मेंस होते हैं। जस्टिन आगे बताता है कि उनके यहाँ फेस्टिवल में आमतौर पर डांसिंग होती है और म्यूजिक होता है और ट्रेडिशनल फूड सर्व किए जाते हैं।
सारा भी बोलती है कि उसके विलेज में भी लगभग यही सब होता है। फिर जस्टिन रियो से पूछता है कि तुम्हारे होम टाउन में कैसे फेस्टिवल होते थे। रियो थोड़ा सोचता है और उसे याद आता है कि वहाँ भी डांसिंग होती है, ड्रम्स बजते हैं और सबसे खास बहुत सारे फूड स्टॉल लगे होते हैं। जब वो छोटा बच्चा था उसे सबसे ज़्यादा मज़ा आता था अलग अलग स्टॉल पर घूमकर अलग अलग खाने टेस्ट करने में। और तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि क्यों ना हम मेरे होम टाउन जैसा फेस्टिवल यहाँ करें। वो बताता है कि इसे अनीची फेस्टिवल कहते हैं, एक ट्रेडिशनल जापानीज फेस्टिवल जिसमें बहुत सारे पॉपुलर फूड स्टॉल होते हैं। अब ये सुनकर सारा और मेयर जस्टिन दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अनीची फेस्टिवल आखिर है क्या? रियो समझाता है कि इस फेस्टिवल में बहुत सारे स्टॉल्स एक लाइन में लगे होते हैं जहां लोग घूम घूम कर अलग अलग खाना टेस्ट करते हैं। और सिर्फ खाना ही नहीं, वहाँ गेम्स वाले स्टॉल्स भी होते हैं जैसे गोल्ड फिश पकड़ना या फिर कलरफुल बॉक्स पकड़ना, बस फन के लिए। और समर में तो सब लोग एक रेस प्लेटफॉर्म के आसपास इकट्ठा होकर साथ में डांस भी करते हैं। रियो को अपने बचपन की एक मेमोरीज याद आती है जिसमें वो मोहल्ले का एक अंकल टाकोयाकी नाम की डिश बनाता था जो बहुत ही स्वादिष्ट होती थी। सारा और लूना को ये फेस्टिवल काफ़ी अजीब लगता है, उन्होंने पहली बार ऐसा कुछ सुना था। मेयर जस्टिन प्रैक्टिकली सोचता है, वो कहता है कि इतने सारे स्टॉल्स लगाने के लिए लोगों को मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ेगी। रियो की बातों से साफ है कि ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं होगा। ये सुनकर रियो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाता है। वो पूछता है कि क्या मायाई विलेज में ऐसा फेस्टिवल करना इम्पॉसिबल है, लेकिन उल्टा जस्टिन का रिएक्शन पॉजिटिव होता है। वो कहता है कि ऐसा फेस्टिवल विलेज में बहुत लाइवली इन्वायरमेंट ला सकता है। उसके हिसाब से ट्राई तो करना चाहिए, सीधा मना नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि यही वो चीज़ हो जिसकी विलेज को अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो। और एक और बात है, रियो अनीची फेस्टिवल के बारे में बता रहा था कि जस्टिन ने नोटिस किया कि उसके चेहरे पर कितनी खुशी थी और वो भी वही सीन देखना चाहता था। ये सुनकर रियो जेन्युइनली खुश हो जाता है और फिर सभी मिलकर रियो के फेस्टिवल की डिटेल समझने लगते हैं। तो इसी के साथ अनीची फेस्टिवल की प्लानिंग और एक्सप्लेनेशन के लिए एक राउंड टेबल मीटिंग शुरू होती है। सीधे शब्दों में रियो समझाता है कि अनीची में अलग अलग फूड स्टॉल और गेम स्टॉल लगाए जाते हैं। सिर्फ फन ही नहीं, इससे विलेजर्स को काम भी मिलेगा और रिकंस्ट्रक्शन में भी मदद हो सकती है। अब सारा और लूना दोनों इसके बेनिफिट समझ जाती हैं, लेकिन सारा प्रैक्टिकल सवाल पूछती है। वो पूछती है कि सबसे बड़ा चैलेंज स्टॉल्स और प्राइसेस तैयार करना नहीं होगा। रियो तुरंत बोलता है कि स्टॉल्स और इंग्रेडिएंट्स वो संभाल लेगा, लेकिन प्राइसेस की बात आए तो वो थोड़ा अनश्योर है क्योंकि वो उसके लिए मुश्किल हो सकता है। तभी राय बीच में कूद पड़ती है। वो कहती है कि मैं ये संभाल लूंगी। अगर बच्चों को कुछ खुश करने वाले गेम्स की बात है तो उसके पास ऑलरेडी बहुत आइडियाज हैं। रियो और मेयर जस्टिन दोनों उसे थोड़ा सस्पिशियस नज़र से देखते हैं क्योंकि होनेस्टली राय के प्राइजेस सुनते ही उन्हें पिछली बार वाला उसका ट्रेजर पाइल याद आ गया था। फिर भी रियो मजाक में बोल देता है कि ठीक है, उस पार्ट के लिए वो राय पर भरोसा करेंगे, लेकिन अंदर ही अंदर वो सोच रहा होता है कि सच में सब ठीक ही होगा ना। अब बात आती है खर्च की। मेयर जस्टिन कहता है कि राय ने जो डायमंड दिया था उसी के फंड से वो सब मैनेज कर सकते हैं, तो फाइनेंस साइड से कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, आज का एपिसोड में मैंने 2 से 3 चैप्टर क्लोज करे हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इसे कंप्लीट कर दूंगा क्योंकि अभी तक इसके 34 चैप्टर ही आए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर दूंगा 34 चैप्टर फुल। ठीक है, तो मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।